जो स्वस्थ नहीं वह बीमार है, जो स्वस्थ नहीं वह बीमार है, उसकी हर जीत सिर्फ एक हार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश गठिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज नेत्रंग। सबसे पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और इस वेबिनार को देखने वाले हमारे सारे व्यूअर्स को गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज नेत्रंग परिवार की ओर से मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वेबिनार बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा विषय है आयुर्वेद और हेल्थ। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम प्रणालियों में से एक है। हेल्थ और जीवन शैली के क्षेत्र में आयुर्वेद भारत की विश्व को प्राचीनतम देन है, और यह हमारे लिए गर्व की बात है। आयुर्वेद का मतलब है जीवन से संबंधित ज्ञान। आज हमारा सारा देश और सारी दुनिया कोरोना पेंडेमिक से जूझ रहा है। इस परिस्थिति में हम अपने आप को आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को निर्मल बहते हुए झरने की तरह रख सकते हैं, यह सारी बातें, ये सारा ज्ञान हम इस वेबिनार के माध्यम से सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आज की हमारे इस वेबिनार की गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर मौली वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग, पारुल इंस्टीट्यूट आयुर्वेद एंड रिसर्च, वडोदरा से। तो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं आमंत्रित करता हूं हमारी कॉलेज के प्रिंसिपल श्री डॉक्टर जी.आर. परमार सर को कि वह आज की हमारी गेस्ट स्पीकर का शाब्दिक स्वागत करें। डॉक्टर जी.आर. परमार सर। मैं डॉक्टर जी.आर. परमार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज नेत्रंग भरूच की ओर से आप सभी का आज के वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार का हमारा सब्जेक्ट है आयुर्वेद और हेल्थ, और आज के हमारे स्पीकर है डॉक्टर मौली वैष्णव। शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोगा एट पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च सेंटर, वडोदरा। शी done her UG from राजीव लोचन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, दुर्ग, छत्तीसगढ़। उन्होंने वहाँ से अपना अंडर ग्रेजुएट किया है और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है SDM कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, उडुपी, कर्नाटका से। और उनका PG वर्क रहा है इफेक्टिव ऑफ म्यूजिक एंड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ऑन प्रेगनेंसी एंड नियोनेटल आउटकम। और उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में भी तालीम ली है। उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं, प्रोजेक्ट वर्क में भी काम किया है, और एक्सपर्ट लेक्चर तरीके भी उन्होंने काम किया है। मित्रों, मैं आज समझता हूँ कि ये जो आज का टॉपिक है आयुर्वेद और हेल्थ, ये आज के जीवन में बहुत उपयोगी है। हम सबके लिए हेल्थ एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंश है। तो उसमें आयुर्वेद हमको लंबे समय तक स्वस्थ रहने का जो उपचार बताती है, उसको हमें कैसे फॉलो करना है, और आयुर्वेद से हम कैसे ज़्यादा लंबे समय तक तंदुरुस्त रह सकते हैं, ये भी आज हमको सीखने को मिलेगा। आयुर्वेद प्राचीन थेरापी है हमारी। ऋषि मुनि और हमारे जो वडील लोग हैं वो भी इस थेरापी में मानते थे। वैसे तो उपचार की कई पद्धतियाँ हैं, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद भी है, लेकिन आयुर्वेद सबसे पुरानी है, मैं मानता हूँ ऐसा। और हमारे घर में, खास करके रसोई घर में जो चीज़ उपयोगी होती है वो भी आयुर्वेद में बहुत कीमती होती है। तो मैं समझता हूँ कि आज के वेबिनार के माध्यम से मैडम जो हमको बताएंगी
वो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। और आज के वेबिनार में जो इसका प्लानिंग में माध्यम बने हैं, डॉक्टर महेश गढ़िया जी, जो मेरी कॉलेज के अध्यापक हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय में मैडम को ये प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। आज मैं इस वेबिनार में जुड़ने वाले सभी विद्यार्थी, सभी स्कॉलर, टीचर, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी कॉलेज हमेशा ऐसे वेबिनार करती रहती है और सबको ऐसे विषयों पर लाभान्वित करती रहती है। तो फिर से मैं इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सबका स्वागत करता हूँ। मैडम मौली वैष्णव जी का दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और जो आज आयुर्वेद और हेल्थ के बारे में मैडम जो हमको बताएंगी, वो हमको लंबे समय तक उपयोगी रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। इस वेबिनार की सफलता के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। करो ध्यान मन से और तन से करो योग। करो ध्यान मन से और तन से करो योग। समीप नहीं आएगा किसी भी प्रकार का रोग। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर मौली वैष्णव को। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मौली वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग, पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च, बड़ोदरा, गुजरात। आज के इस वेबिनार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का वेबिनार का हमारा टॉपिक है आयुर्वेद एंड हेल्थ। सबसे पहले जब हम आयुर्वेद के विषय में बात करते हैं तो ये जानना जरूरी है आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो आयुर्वेद मुख्यतया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयु और वेद। आयु का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ या दीर्घ जीवन, वेद का मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद वह सिस्टम है जो कि बीमारियों से हमें दूर करती है, एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर करती है। आयुर्वेद ये कहा जा सकता है कि ये पूरा एक साइंस है जो कि जीवन के लिए प्रयुक्त है। आयुर्वेद इज ए साइंस ऑफ लाइफ। जब लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ मेनली 4 कंपोनेंट से बना रहता है। यही 4 कंपोनेंट के बीच बैलेंस मेंटेन करना यही आयुर्वेद है। ये 4 कंपोनेंट से बॉडी अर्थात शरीर, सेंस यानी इंद्रिय, इंद्रिय में स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं ज्ञानेंद्रिय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों को जो ग्रहण करती है उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जस्ट लाइक श्रोतेंद्रिय कर्ण, जिससे हम आवाज सुन सकते हैं, घ्राणेंद्रिय नासा, जिससे हम कोई भी स्मेल को ग्रहण कर सकते हैं। देन रसनेंद्रिय जीवा, इससे हम अलग अलग तरह के रस को ग्रहण कर सकते हैं। चक्षुरेंद्रिय आंख, जिससे हम देख सकते हैं। और स्पर्शनेंद्रिय त्वचा, जिसके द्वारा हम किसी चीज का स्पर्श अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है सत्व, मन या माइंड। इसके द्वारा हम किसी भी तरह का सोच विचार कर सकते हैं, किसी चीज को याद कर सकते हैं। ये तीनों कंपोनेंट होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति को पुरुष बनाता है या जीवित पुरुष बनाता है तो उसे कहा जाएगा आत्मा। यहाँ पे पुरुष स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, जो भी जीवित व्यक्ति है उसको पुरुष संज्ञा दी गई है। जीवन क्षम रखने की क्षमता जो प्रदान करता है वह कंपोनेंट है आत्मा। यही 4 कंपोनेंट्स का बैलेंस अगर होगा तो व्यक्ति अच्छे से सुखी जीवन जी सकता है, दीर्घ जीवन, निरोगी जीवन जी सकता है। और यही बैलेंस करने की प्रोसीजर, प्रक्रिया या गाइडेंस प्रदान करता है आयुर्वेद। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में आयुर्वेद है वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड है, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई है।
सो प्रीवियसली आयुर्वेद जो है 2000 साल पहले से हमें उसके आयुर्वेद के अलग अलग ग्रंथ मिलते हैं, तो हम जान सकते हैं कि आयुर्वेद जो है बहुत ज्यादा डेवलप बहुत प्राचीन समय में भी हो चुका था। सो धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, ये आयुर्वेद के अलग अलग शाखाओं में इसे सहूलियत के लिए विभाजित किया गया, जिसको हम अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं। सो ये अष्टांग आयुर्वेद है, इसका मुख्य एम या आयुर्वेद का मुख्य एम है शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी है उसके डिसीजेस का निर्धारण करना। इसके लिए मुख्य 3 उपस्तंभ का प्रयोग किया जाता है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। सो ये आयुर्वेद के अलग अलग 8 शाखाएं बताई गई है, जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग शाखाएं काम करती है। सो ये है काय चिकित्सा, जिसे इंटरनल मेडिसिन के साथ कोरिलेट किया जा सकता है, शल्य को सर्जरी के साथ, शालाक्य तंत्र ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी के साथ, कौमार नृत्य, प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग एवं पीडियाट्रिक्स के साथ कोरिलेट किया जा सकता है, अगत तंत्र, भूत विद्या, रसायन, वाजीकरण। सो इस तरह से अष्टांग आयुर्वेद को विभाजित किया गया। ये अष्टांग आयुर्वेद की सहायता से आयुर्वेद के मुख्य उद्देश्य हेल्थ का प्रमोशन अर्थात स्वास्थ्य का प्रमोशन करना, देन किसी भी रोग की रोकथाम करना, और अगर कोई रोग हो चुका है तो उसकी चिकित्सा करना, यही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। सो जब हम यहाँ पे हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने इसकी विस्तृत परिभाषा दी है, जिसमें कहा गया है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। सो यहाँ पे समदोष समाग्नि समधातु ये सभी कंपोनेंट है, ये बॉडी के है, फिजिकल कंपोनेंट्स है। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन, सो इंद्रिय एंड मन ये मेनली साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है, आत्मा स्पिरिचुअल कंपोनेंट है। सो यहाँ पे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हर तरह के स्वास्थ्य का बारे में उल्लेख किया गया है। ये अगर कोई भी पर्सन हर तरीके से स्वस्थ हो तभी उसे स्वस्थ माना जाएगा। सो यहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट से दोष, अग्नि, धातु एंड मल। दोष जो है मुख्यतः 3 प्रकार के बताया गया है, वात, पित्त एंड कफ। ये शरीर की जितनी भी प्रक्रिया है, शरीर के अंदर जो भी प्रोसेस होती है, इस चीज के लिए दोष रिस्पॉन्सिबल है। इसकी विकृतावस्था को उद्भव करती है, रोग का प्रादुर्भाव करती है, और इसकी साम्यावस्था शारीरिक रूटीन प्रोसेस है, बॉडी की प्रोसेस है, उसको प्रॉपरली करते रहती है। देन अग्नि, उसको हम मेटाबॉलिक फायर कहेंगे, जो भी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको अग्नि के साथ कोरिलेट किया जाता है। धातु, बॉडी के अलग अलग टिश्यूज जैसे कि मसल्स, बोन्स, बोन मैरो, ब्लड, ये सभी को धातु संज्ञा दी गई है। मल, मूत्र, उरिश, स्वेद, जो बायोवेस्ट बॉडी से निकलता है उसको मल कहा गया है। इंद्रिया, 5 तरह की इंद्रिया, सेंसरी मोटर ऑर्गन्स, देन मन और आत्मा, ये सभी अगर अपने स्वस्थ अवस्था में हो, अगर हेल्थी कंडीशन में हो, तभी हम उसे हेल्थ कहेंगे। सो आचार्य सुश्रुत ने जो परिभाषा दी है, इसी परिभाषा को फॉलो करते हुए WHO ने भी परिभाषा दी है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये सभी तरह के हेल्थ, अगर कोई पर्सन हेल्थी है तभी उसको, उस पर्सन को स्वस्थ माना जाएगा। तो जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो इसके कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट है त्रिदोष, जो कि है वात, पित्त और कफ। अब ये बात है, ये मेनली काइनेटिक एनर्जी है, मूवमेंट कराने वाली एनर्जी है। सो बॉडी में जितने भी मूवमेंट रहते हैं, जितने भी मूविंग प्रोसीजर्स होती है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन रहता है, देन सेंसेशन हमारे बॉडी में मोटर
मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा जो भी सेंसेशन का आदान प्रदान होता है कोई भी बॉडी के पार्ट्स से ब्रेन की तरफ, इसको भी हम कार्य ऑफ बात कहेंगे। देन जो भी डिवीजन, ग्रोथ, ये सारी चीज भी बात का कार्य है। पित्त जो है वो एक्चुअली थर्मल एनर्जी उसके साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं। बॉडी में जितने मेटाबॉलिज्म होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसीजर होती है, हीट जनरेशन होते हैं, ये सारा काम पित्त का है। सो जो भी हार्मोनल प्रोसीजर होती है, ये सारा काम हार्मोनल प्रोसीजर, एंजाइम्स, ये सारी चीजों का काम रहता है, वो पित्त का काम है। देन कफ, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये कफ है। इसका मुख्यतः काम क्लेदन, स्निग्धता, मृदुता यानी कि लुब्रिकेशन, ये मुख्यतः कफ का काम है। इसका ये सभी बात पित्त कफ का बैलेंस स्टेट रहेगा तो हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाएं अच्छे से चलती रहेगी और इसको हम स्वस्थ कहेंगे। लेकिन अगर इन वात, पित्त, कफ तीनों दोषों में से किसी एक, दो या तीनों दोषों के असाम्यावस्था हुई, उसकी अपने अवस्था से ज्यादा वृद्धि हुई या फिर उसकी क्षीणावस्था हो गई, तो यही चीज डिसीज को उत्पन्न करता है, रोग का प्रादुर्भाव करता है। ये तीनों दोषों को हम किस तरह से साम्यावस्था में रखें? इसका मेन पॉइंट है आहार। आहार में हम अलग अलग तरह के रस का प्रयोग करते हैं, जिसमें आयुर्वेद में षड्रस कंसेप्ट दिया हुआ है। षड्रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर यानी कि मीठा, अम्ल यानी कि खट्टा, लवण यानी कि नमकीन, कटु यानी कि तीखा, तिक्त यानी कि कड़वा और कषाय यानी कि कसैला। अब ये सभी रस अलग अलग दोषों को वृद्धि करते हैं या उसका शमन करते हैं। तो अगर जैसे कि वात दोष है, इसमें वृद्धि कर रस है कटु, तिक्त, कषाय, और शामक रस है मधुर, अम्ल, लवण। अगर किसी व्यक्ति को वात दोष से युक्त किसी भी तरह की व्याधि से ग्रसित हो गया है, वात दोष की वृद्धि हो गई है, तो उसको शमन करने वाले रस मधुर, अम्ल, लवण रस का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। पित्त दोष वृद्धि कर रस कटु, अम्ल, लवण है, उसके शमन के लिए मधुर, तिक्त, कषाय रसों का प्रयोग करना चाहिए। अगर कभी किसी व्यक्ति का कफ दोष क्षीण हो गया है तो उसमें वृद्धि कर रसों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि मधुर, अम्ल और लवण। और अगर कफ दोष बढ़ गया है तो इस कंडीशन में उसके शमन के लिए जो रस है, इसका प्रयोग करना चाहिए, जो कि कटु, तिक्त और कषाय रस है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सप्त धातु। हमारा शरीर ये 7 धातुओं से निर्मित है और ये 7 धातुओं के द्वारा बॉडी के सारे फंक्शंस और बॉडी का सहनन बना रहता है। ये सभी धातुओं में पहला धातु है रस, जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे। सेकंड है रक्त यानी कि ब्लड। थर्ड है मांस यानी कि मसल। चौथा मेद या फैट्स। देन अस्थि या बोन्स। मज्जा यानी कि बोन मेरो। शुक्र यानी कि रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड इन मेल स्पेसिफिकली स्पर्म। एंड ये सभी 7 धातुओं जो है, इनका सारभूत भाग है ओजस, जिसको हम इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ये प्रिवेंशन और प्रमोशन के लिए मेन कुछ कंपोनेंट्स बताए गए हैं, कुछ रेजिम बताए गए हैं, कुछ उद्देश्य बताया गया है, उपदेश बताया गया है, जिसको हम दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और शोधन कर्म या पंचकर्म के रूप में जानते हैं। जिसमें दिनचर्या हम डेली रूटीन में सुबह से लेके रात तक यूजुअली हम जो रूटीन करते हैं, वो सारा रूटीन आयुर्वेद में बताया गया है। लेकिन कुछ ऐसे रूटीन है जिसको हम डेली फॉलो नहीं करते हैं, तो ये रूटीन को अगर हम और ज्यादा फॉलो करते हैं, दैट आल्सो विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। तो जिसमें अर्ली वेकअप, देन वाटर थेरापी, जिसमें कि नींबू पानी को गर्म पानी में डाल के पीना है, नींबू को गर्म पानी में डाल के अर्ली मॉर्निंग पीना है, जिससे कि पाचन तंत्र की कोई भी समस्याएं नहीं होती है। देन ब्रशिंग ऑफ टीथ, क्लीनिंग ऑफ टंग,
एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, दैट इज डिफिकेशन, मिक्चुरेशन, मलमूत्र का त्याग। देन नेक्स्ट एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया गया है आई केयर, अंजन। अंजन यूजुअली रसांजन के बारे में बताया गया है। आंख के लिए, आंख की ज्योति को बढ़ाने के लिए ये अंजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। देन रूटीन एक्सरसाइज, अभ्यंग यानी कि मसाज, देन बाथ, स्नान, मेडिटेशन, देन पाद अभ्यंग, फुट मसाज, ये स्पेसिफिक दिनचर्या बताई गई है। इसके अनुसार इसके अलावा दैनिक क्रियाओं के पश्चात रात को जल्दी सोना, अर्ली स्लीप हैबिट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल। सो अगर हम बॉडी के क्लॉक के बारे में बात करें तो ये क्लॉक जो है मेनली दिन और रात्रि में सबसे पहले कफ, पित्त और उसके बाद बात, इस तरह से पूरी आयुर्वेद बॉडी की क्लॉक डिवाइडेड रहती है। सो जिसमें हम कह सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है, अर्ली मॉर्निंग से मिड पोर्शन तक का टाइम है, जो कि 6 से 10 बजे तक का, यहाँ पे मुख्यतया बॉडी में कफ की प्राधान्यता रहती है। सो यहाँ पे वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोषों से ही शरीर बनता है। सो जिसमें तीनों दोषों तो रहेंगे ही, लेकिन कफ दोष ज्यादा मात्रा में रहेगा। सो इस कंडीशन में हमें अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बॉडी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इस कंडीशन में हमें लाइट ब्रेकफास्ट करना चाहिए। देन 10 बजे से 2 बजे तक पित्त का प्राधान्यता रहता है। तो इस कंडीशन में मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो अपने हाइट पे रहती है। यहाँ पे पित्त हमारे ब्रेन और याददाश्त, थिंकिंग प्रोसेस, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी और चैलेंजिंग वर्क है वो इस ड्यूरेशन के दौरान हम कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। यहाँ पे हम बिगेस्ट मील अपना जो लंच है वो ले सकते हैं, क्योंकि इस दौरान डाइजेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। देन 2 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम रहता है वो मेनली वात का प्राधान्यता रहता है। सो इस दौरान हम वार्मिंग अप कर सकते हैं, लिटिल बिट कुछ भी टी है या कुछ उष्ण पदार्थ को हम ले सकते हैं। देन 6 बजे से 10 बजे तक का टाइम जो है वो फिर से कफ का प्राधान्यता रहता है। तो इस कंडीशन में हम लाइट डिनर ले सकते हैं। देन 10 बजे से 2 बजे तक का फिर से पित्त की प्राधान्यता रहती है। इस कंडीशन में मेनली मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स, एंजाइम्स रहते हैं जो कि जब हमारा बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में रहता है तब ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। सो ये 10 से 2 बजे तक का टाइम ऐसा टाइम है जब हमारे सारे ऑर्गन्स रेस्ट लेते हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन्स अपने अपना रिजुविनेशन करते हैं, अपना फिर से आराम करके ताजे होते हैं। और इसी कंडीशन में डाइजेशन जो है वो अच्छे से हो जाता है, एंजाइम्स वगैरह का अच्छे से सिक्रेशन हो जाता है। तो इस ड्यूरेशन में अगर कोई प्रॉपर स्लीप लेता है देन दिस ऑल प्रोसीजर विल बी फाइन। बट अगर कोई व्यक्ति इस ड्यूरेशन में जागता रहता है तो ये प्रोसेस है वो डिले हो जाएगी, डाइजेशन भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। देन 2 बजे से 6 बजे तक का टाइम है, ये डीप स्लीप का है, जहाँ पे हम यूजुअली ड्रीमिंग कंडीशन रहती है। इस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे के आसपास उठ के मेडिटेशन करता है, दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है ऋतुचर्या। आयुर्वेद में 6 तरह की ऋतुएं बताई गई है: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। सो ये 6 ऋतुओं में ऋतुओं के अनुसार हमें ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। अब ये ऋतु में दोष है उसका संचय होता है, दोष एक्यूमुलेट होते हैं। दूसरे ऋतु में ये दोष विशेष होते हैं या उनका प्रकोप होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस होते हैं, अलग अलग तरह के रोग प्रादुर्भाव होते हैं। और ये दोष
सीजनल वेरिफिकेशन की वजह से अपने आप ही किसी ऋतु में शमन हो जाते हैं। सो जब हम वात की बात करते हैं तो इसका संचय ग्रीष्म ऋतु में होता है, इसका प्रकोप है वर्षा ऋतु में होता है। तो ये जब प्रकोप होता है तो ये प्रकोप से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो स्पेसिफिकली वर्षा ऋतु में गर्म पानी पीने के लिए बताया गया है। वात का शमन मुख्यतया उष्ण स्निग्ध ये सारे द्रव्यों से तथा मधुर अम्ल लवण रसात्मक द्रव्यों से वात का शमन होता है। सो वर्षा ऋतु में डाइजेस्टिव पावर भी थोड़ा सा लेस हो जाता है, तो इस वजह से हमें उष्णोदक का पान गर्म चीजें खाने के लिए नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है पित्त। पित्त मेनली शरद ऋतु में प्रकोप होता है। तो जो भी ठंडी चीजें हैं, दूध है, घृत है, ये सारी चीजों से पित्त का शमन होता है। तो हम ये एक ट्रेडिशन भी बन गया है कि शरद ऋतु में, शरद पूर्णिमा में यूजुअली खीर खाई जाती है, दूध और पोहा खाए जाते हैं अलग अलग इंडियन रीजन में। देन कफ। कफ का प्रकोप होता है मेनली बसंत ऋतु में। सो बसंत ऋतु में हम जानते हैं कि होली यूजुअली आती है, तो होली के दौरान हम लोग जो ड्राई फूड है, जैसे कि गुजरात में स्पेसिफिक एक जौ को भून के, उस फूटा हुआ जौ को भून के उसको कहा जाता है धानी। सो मेनली धानी खाया जाता है। सो इस तरह से बसंत ऋतु में मेनली वृक्ष आहार, ड्राई चीजें, फूटे हुए चने, जिसको भी को हम दालिया बोलते हैं, सो ये खाया जाए तो कफ के प्रकोप को हम कंट्रोल कर सकते हैं और डिसीजेस से बच सकते हैं। सो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे ट्रेडिशन में भी बन गया है कि इस तरह से ऋतुचर्या का हम पालन करें। देन अगर ये अलग अलग ऋतुचर्या का हम पालन करते हैं तो इसी से इम्यूनिटी है, इसका इम्प्रूवमेंट होता है, जो कि इन्फेक्शियस डिसीजेस के सामने हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल रहता है। और अलग अलग प्रिवेंट सीजनल डिसीजेस है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्यूरिफिकेशन, यानी कि पंचकर्म। पंचकर्म का मुख्य उद्देश्य है बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, चयापचय जन्य वेस्ट क्रिएट होते हैं, उसको एलिमिनेट करना। देन इंटरनल प्यूरिफिकेशन, यानी कि शारीरिक अंदरूनी प्यूरिफिकेशन, अंदरूनी सफाई होना। देन रिजुविनेशन ऑफ द बॉडी, मतलब कि शरीर का नवसर्जन। सो ये सभी कंपोनेंट है, इसको मेनली हम 5 तरह के कर्म इसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ये 5 कर्म है: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य एंड रक्तमोक्षण। वमन यानी कि थेराप्यूटिक वॉमिटिंग, विरेचन पर्गशन थेरापी, बस्ती यानी कि एनिमा देना, नस्य यानी कि बॉडी के टॉक्सिन्स का नासा मार्ग से एलिमिनेट करना, जिसमें कि हम नैसल ड्रॉप देते हैं विद मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड घृत या फिर मेडिकेटेड मेडिसिन का रस, स्वरस के द्वारा। देन रक्त मोक्षण, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ब्लड है, जिसमें हम झलोका का उपचार करते हैं। देन रक्त मोक्षण यानी कि ब्लड लेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये पंचकर्म के द्वारा भी और आयुर्वेद के द्वारा मेनली हमें, हमारा उद्देश्य इम्यूनिटी को बूस्ट करना। सो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आयुर्वेद ने जो रेजिम बताया है, इसमें मेन फर्स्ट रेजिम है सात्विक यानी कि सूटेबल डाइट, रसायन यानी कि रिजुविनेशन, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। साथ में यह सूटेबल डाइट, ऐसा आहार जो कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है, फायदेमंद है, उसी को हम साथ में कहेंगे। इसमें आहार में क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों ही मायने रखती है। कितना आहार लेना चाहिए ये हर पुरुष, हर पर्सन के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। किसी भी पर्सन को अपने जो डाइट है, डाइट कैपेसिटी है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, जिसमें से 2 पार्ट जितना सॉलिड डाइट लेना चाहिए, 1/3 पार्ट जितना लिक्विड डाइट लेना चाहिए और 1/4 पार्ट जितना लिक्विड डाइट लेना चाहिए।
और 1/4 पार्ट जितना पोर्शन खाली रखना चाहिए। इन दैट कंडीशन भी अपना डाइजेशन है वो प्रॉपरली हो सकता है। देन किसी पर्सन को बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत कम नहीं खाना चाहिए। देन क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा पुराना खाना नहीं खाना चाहिए, प्रिजर्व फूड जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। देन जितने भी सारे न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स हैं सभी रसों को समाविष्ट करके जो आहार बनता है ऐसा आहार लेना चाहिए। देन समय पर खाना खाना चाहिए। एक बॉडी का डेली रूटीन रहता है तो यही रूटीन को फॉलो करते हुए डाइट लेना चाहिए। देन फूड का कॉम्बिनेशन किस तरह से हो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बट कुछ कॉम्बिनेशन है वो हेल्थ को उसके हेल्थ को बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, जिसे हम विरुद्ध आहार कहते हैं। जैसे कि दूध और मूली, दूध और प्याज, सो ऐसे फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। देन नेचुरल फूड का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। प्रिजर्व फूड को जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। और यही सारे फूड हैबिट्स का पालन अगर करें तो इसी को कहा जाएगा आहार रसायन। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है रसायन। रसायन एक रिजुविनेशन थेरेपी है जिससे कि हमारे शरीर का नवसर्जन होता है, शरीर के कोशों का नवसर्जन होता है, जिसके द्वारा एजिंग प्रोसेस डिले होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और इसके द्वारा मेमोरी एंड सेंसरी परसेप्शन है इसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। सो हम ये कह सकते हैं कि रसायन के द्वारा ये सारी चीज सारी प्रोसेस होते हुए बॉडी में पॉजिटिविटी बढ़ती है और माइंड स्टेट है वो हेल्दी रहता है। सो कहा जा सकता है कि रसायन एक ट्रेडिशनल वे है जीवंत रहने का, एवरग्रीन रहने का। ये रसायन के मुख्य 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं। आहार रसायन, विहार रसायन, आचार रसायन और औषध रसायन। जिसमें आहार रसायन यानी कि गुड डाइटरी हैबिट्स, जिसमें न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, मिल्क एंड ग्रीक इसका डाइट में ज्यादा उपयोग करना चाहिए, समय पर खाना खाना चाहिए, न ज्यादा न कम खाना खाना चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स, रिफाइंड और गर्विष्ठ आहार, फ्राइड आहार इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। देन डाइटरी एडवाइस में एडिक्वेट वाटर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को 3 से 4 लीटर पानी डेली लेना चाहिए। देन लाइट इजीली डाइजेस्टेबल डाइट जो कि सात्विक और सुपाच्य आहार लेना चाहिए और ऐसा आहार जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर हो ऐसा डाइट हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है विहार रसायन। विहार रसायन हमारी डेली हैबिट्स पे फोकस्ड है, जिसमें रात को प्रॉपर सोना, प्रॉपर टाइम पे सोना, सुबह में प्रॉपर टाइम पे अर्ली मॉर्निंग उठना, प्रॉपर वर्क करना और अपने बॉडी को बहुत ज्यादा ना ही एक्सर्ट करना, ना ही बहुत ज्यादा रेस्टिंग कंडीशन में रखना। सो यही कहा जाएगा विहार रसायन। देन बॉडी का प्रॉपर केयर करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और किसी भी तरह का एडिक्शन या व्यसन ना होना, यही विहार रसायन है। नेक्स्ट आता है आचार रसायन, दैट इज गुड कंडक्ट। सो ये इस चीज को हम सोशल मेडिसिन भी कह सकते हैं, सोशल कंपोनेंट भी कह सकते हैं। सो हमारे बॉडी का पीसफुलनेस होना, पीसफुल माइंड होना, किसी भी तरह के क्रोध, लालच, लोभ इन सारी चीजों से परे होना। देन व्यक्ति एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करना और अपने गुरुजनों है उनको रिस्पेक्ट करना और रेगुलर प्रेयर, मेडिटेशन करना, यही सारी चीज आचार रसायन के अंतर्गत आती है। देन अब हम कुछ ऐसे आहार रसायन जानेंगे, आहार और औषध रसायन, जिसको हम डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। जहाँ पे सबसे पहला आता है हरित की, जिसका लैटिन है टर्मिनेलिया शेड्यूला। इसको हरित की को अगर घृत के साथ फ्राई करके दिया जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और कहा जाता है कि ये हरित की किसी भी मनुष्य के लिए माता के समान हितकारी है।
इसका मुख्यतया प्रयोग आई साइट नेत्र की ज्योति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इसका अगर डेली प्रयोग किया जाए तो मेमोरी पावर बहुत अच्छे से बढ़ता है। नेक्स्ट लेमन है। लेमन में मेनली विटामिन सी रहता है, अम्ल द्रव्य रहता है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और लेमन में, नींबू में एक स्पेसिफिक क्वालिटी रहती है, जो कि अगर डेली गर्म पानी में अर्ली मॉर्निंग नींबू पानी पिया जाए तो ये बॉडी के सभी टॉक्सिन्स है उसको दूर करते हैं। देन नेक्स्ट है जिंजर या अदरक। अदरक मेनली डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए बेनिफिशियल है, और शरीर के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक एरर्स है जिसको हम आम कहते हैं, ये आम को रिमूव करते हैं। ये आम जो है, ये कंसेप्ट है बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, मेटाबॉलिज्म के दौरान कभी कभी कोई प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हुई तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बनने की जगह कुछ साइड प्रोडक्ट, मिड प्रोडक्ट बन जाते हैं, जिसे हम आम कहते हैं। ये आम मेनली बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको बॉडी से नहीं निकाला जाए तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस अराइज होते हैं। सो जिंजर है वो ये आम को दूर करने में के लिए और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, डाइजेशन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर जिंजर को 45 मिनट पहले खाया जाए एंड आफ्टर दैट किसी भी तरह का डाइट लिया जाए तो ये एक बहुत अच्छे एपेटाइजर के रूप में भी काम करता है, और शरीर में जो आहार लिया गया है उसका अच्छे से पाचन हो जाता है। नेक्स्ट है जीरा। जीरा भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और दोष को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है। सो अगर गर्म पानी में जिंजर, लेमन और जीरा, ये सभी को मिक्स करके पिया जाए तो ये बॉडी में सभी टॉक्सिन को निकालने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जिन लोगों को मोटापे की समस्या है उन लोगों के लिए ये काढ़ा बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट है ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग। मूंग जो है वो पचने में बहुत ज्यादा इजी है, और जिन लोगों को लंबी बीमारी हुई है या जो बीमारी से जस्ट ठीक हुए हैं, इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है। सो ऐसी कंडीशन में अगर मूंग की दाल, मूंग का पानी ऐसे पर्सन को दिया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक व्यक्ति महसूस करेगा। सो ये एक परफेक्ट लाइफ फूड है, जो कि रोग के समय भी लिया जा सकता है, और ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हैवी वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, सो ऐसे लोगों के लिए भी अगर मूंग उनको दिया जाए तो उनमें इंस्टेंट एनर्जी मूंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है डेट्स एंड फीड्स, अर्थात खजूर और अंजीर। ये एनर्जी का एक्सीलेंट सोर्स है। दिन में 2 से 3 खजूर और अंजीर खाने के लिए एडवाइजेबल है। ये हिमोग्लोबिन को या रक्त को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आलमंड, मेनली बॉडी के नॉरिशिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। आलमंड में विटामिन ई रहता है, जो कि हमारे स्किन के लिए, आईज के लिए, हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और ये आलमंड्स एनर्जी और स्ट्रेंथ को भी बिल्ड करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, और मेमोरी को बढ़ाने के लिए भी आलमंड्स या बादाम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट बटर मिल्क एक्सीलेंट न्यूट्रिटिव है और डाइजेस्टिव बेवरेज है। इसको खाना खाने के दौरान या खाना खाने के बाद ले सकते हैं। हमारे डेली रूटीन में कई बार हम देखते हैं कि लोग खाना खाने के साथ पानी पीते हैं, लेकिन ये पानी जो डाइजेस्टिव जूस है उसको कम कर देते हैं, और इसकी वजह से इंडाइजेशन होने की, एसिडिटी होने की, अपच होने की संभावना रहती है। तो ऐसी कंडीशन में एक रेजिम फॉलो करना चाहिए कि खाना खाने के दौरान पानी ना पिए, खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी ना पिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिए, बट
उसकी जगह आप बटर मिल्क ले सकते हैं। अगर आप बटर मिल्क लेते हैं तो डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद रहेगा। और जिन लोगों को ऐसी आईबीएस की प्रॉब्लम है, जिनको खाना खाने के तुरंत बाद मोशन पास करने के लिए जाना पड़ता है, ऐसे रोगियों के लिए जो छाछ है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपने बहुत तला हुआ तीखा कभी खा लिया है तो ऐसी कंडीशन में बटर मिल्क आप पी लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की एसिडिटी या बर्निंग मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नेक्स्ट है सीजनल फ्रूट, जो कि हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले रहते हैं और सीजन के हिसाब से इनको हमें डेफिनेटली लेना चाहिए। देन कुछ ऐसे औषध के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो कि जिसको हम डेली रूटीन में ले सकते हैं, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। इसमें गुरुची या गिलोय, अश्वगंधा, हरिद्रा, आंवला, शतावरी, द्राक्षा या मुनक्का, किशमिश, इन सारी चीजों का अगर हम डेली रूटीन में प्रयोग करते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्थ को इम्प्रूव करने में बेनिफिशियल है। देन एज के हिसाब से कौन कौन से रसायन डेली हमें लेने चाहिए या दैनिक चर्या में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो 1 से 10 वर्ष तक बचा और स्वर्ण वुड बी बेनिफिशियल। 11 से 20 वर्ष तक काश्मीरी और बला का डेली हम रसायन रूप में प्रयोग कर सकते हैं। 21 से 30 वर्ष तक अमलकी और लौह का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। 31 से 40 वर्ष तक शंख पुष्पी का प्रयोग करना चाहिए। 41 से 60 वर्ष तक ज्योतिषमती का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। 61 टू 70 इयर्स तक अश्वगंधा वुड बी मोर बेनिफिशियल। 71 टू 80 इयर्स आमलकी और बला वुड बी बेनिफिशियल। 81 टू 90 इयर्स ब्राह्मी और 91 टू 100 में बला। सो इस तरह से एज वाइज रसायन के बारे में बताया गया है। दो ये सारे रसायन हर एक एज में बेनिफिशियल तो रहेंगे ही, लेकिन ये स्पेसिफिक एज के दौरान अगर ये रसायन लिया जाए तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। देन रसायन अकॉर्डिंग टू दोष अगर देखें तो जिनको वात प्रकृति है या वातिक दोष है उनके लिए बला और घृत रसायन रूप में या डेली रेजिम रूप में लेना बेनिफिशियल रहेगा। पैतृक विकार या पैतृक प्रकृति वाले लोगों को आमलकी और शतावरी लेना चाहिए। कफज दोष या कफज प्रकृति वाले लोगों के लिए भल्ला तक गुलू और पिपली बेनिफिशियल रहेगा। देन जिन लोगों को स्पेसिफिक डिसीजेस है उनको क्या क्या रसायन लेने चाहिए। तो प्रमेह में मेनली शिलाजतु, हरिद्रा, आमलकी लेना चाहिए। मधुमेह के लिए जिनको डायबिटीज मेलाइटस है, ऐसी कंडीशन के लिए एक मेडिसिन दी जाती है निशा आमलकी, जिसके मेन कंपोनेंट्स है हरिद्रा और आंवला। देन आमवात के लिए भल्ला तक बेनिफिशियल है। जिनको मेदो रोग या मोटापे की कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में हरित की और गुगुलू को डेली रसायन रूप में लेना बेनिफिशियल रहेगा। देन जिनको दमा, श्वास इस तरह की प्रॉब्लम है उनके लिए भल्ला तक बेनिफिशियल है। जिनको त्वचा के किसी भी तरह के विकार है उनके लिए तुरत बेनिफिशियल है। जिनको पांडु या खून की कमी है उनके लिए लौह रसायन बेनिफिशियल है। और जिनको याददाश्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है या एपिलेप्सी, उन्माद, इस तरह के कोई भी मानसिक रोग है उनके लिए गुड़ूची, मंडूक पर्णी, शंख पुष्पी, यष्टि मधु इत्यादि रसायन रूप में लेना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, व्यायाम के बारे में आते हैं। तो व्यक्ति को कितना व्यायाम करना चाहिए। सो कोई भी व्यक्ति को इतना व्यायाम करना चाहिए, मैक्सिमम इतना व्यायाम करना चाहिए कि उसकी 50% ऑफ एक्सर्शन कैपेसिटी तक हो पाए। इससे ज्यादा व्यायाम करने से बॉडी के शरीर के धातु है उनका ह्रास हो जाएगा और बहुत ज्यादा कमजोरी आएगी, जो कि डिसीजेस को प्रादुर्भाव करती है। सो अब यहाँ पे व्यायाम कौन सा करना वो इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति स्विमिंग कर सकता है, कोई व्यक्ति खेल कूद कर सकता है, एथलेटिक्स कर सकता है, योगा मेडिटेशन कर सकता है, मार्शल आर्ट कर सकता है। सो कौन सा व्यायाम करना ये इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन हर तरह के व्यायाम बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। देन बेनिफिट्स इसके कह सकते हैं कि ये डाइजेशन को एनहेंस करने में हेल्प करता है,
आर्म या टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, बॉडी के टिश्यूज को मजबूत करने में स्ट्रेंथ प्रदान करता है और इम्यूनिटी को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे हम कुछ योग एंड प्राणायाम के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे योग में कुछ सूक्ष्म व्यायाम यानी कि लूजनिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है, जिसके लिए हम ताड़ासन है, त्रिकोणासन है, त्रिकोणासन, देन वीरासन, नमस्कारासन, पर्वतासन, ये सब हम व्यायाम कर सकते हैं जो स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसको हम कह सकते हैं। देन नेक्स्ट सिटिंग पोस्चर के कुछ व्यायाम जैसे कि वज्रासन है, देन उष्ट्रासन है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, अर्ध उष्ट्रासन है। देन कुछ सुपाइन पोजीशन सीधा सोते हुए शवासन है वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। देन प्रोन पोजीशन जिसमें हम कह सकते हैं धनुरासन है, शलभासन है, भुजंगासन है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। देन कुछ रिलैक्सिंग पोस्चर है जिसमें शवासन या मकर आसन का हम प्रयोग कर सकते हैं। देन प्राणायाम में मेनली हम उसको जानते हैं, प्राण को या हम जो भी ब्रीदिंग करते हैं उसको कंट्रोल करना, और कंट्रोल ब्रीदिंग उसी को हम काइंड ऑफ प्राणायाम कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली डीप ब्रीदिंग किया जाता है। डीप ब्रीदिंग में 1:1:1 रेशियो का यूज किया जा सकता है, मतलब 1 पार्ट पूरक यानी कि सांस को लेना, 1 पार्ट तक सांस को रोके रखना और 1 पार्ट तक सांस को छोड़ना। देन ये 1 पार्ट में आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 के द्वारा, 6 के द्वारा। सो 5 सेकंड तक आपने सांस लिया, सांस 5 सेकंड तक रोका और 5 सेकंड तक आपने सांस को छोड़ा। सो ये होगा 1:1:1 रेशियो। अगर सांस को 5 सेकंड तक लिया, 10 सेकंड तक रोका और फिर से 5 सेकंड तक छोड़ा, सो ये होगा रेशियो 1:2:1 रेशियो। सो ये भी पूरक कुंभक रेचक के एक रेशियो है, इसके द्वारा भी प्राणायाम किया जा सकता है। देन अलग अलग तरह के प्राणायाम जैसे कि सूर्य भेदन, ऊंचाई, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, इस तरह के अलग प्राणायाम बताए गए हैं। इन प्राणायाम की रूटीन प्रैक्टिस से किसी भी तरह की ब्रीथिंग डिसऑर्डर नहीं होगा, शरीर का सर्कुलेशन प्रॉपर्ली होगा, शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली होगा, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ सभी तरह के डिसीजेस में ये प्राणायाम भी बेनिफिशियल है। देन मेडिटेशन यानी कि ध्यान, ये मन और आत्मा के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन अभी की कोविड-19 की सिचुएशन है, कोविड-19 की सिचुएशन में हमें आयुर्वेद में आयुष मंत्रालय के द्वारा कुछ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोटोकॉल दिया गया है नस्य। नस्य यानी कि नसल ड्रॉप, जिसमें अणुतैल की मदद से नस्य ले सकते हैं। देन उष्णोदक या गर्म पानी से गार्गलिंग या सॉल्ट वाटर गार्गलिंग, जिसको हम कवर या गंडुश कहते हैं आयुर्वेद में। नेक्स्ट स्टीम इनहेलेशन, जिसको गरम स्टीम से इनहेलेशन लेना, जिसको नाक भी बोला जाता है। देन योग, योगासन, मेडिटेशन, इनका पालन करना। देन गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। देन आयुष्पात, जिसमें कि त्रिकटु यानी कि शुंठी, पिपली, मरीच, तुलसी, ये सभी चीजों का काढ़ा बना के इसको डेली पीना चाहिए। सो ये सभी रेजिम का पालन करना अभी कोविड-19 के कंडीशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, और इसके द्वारा हम कोविड-19 से बचे रह सकते हैं। ये प्रिवेंशन करने के लिए और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। देन अगर हम आयुर्वेद के बारे में जाने तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। सो आयुर्वेद जो है मेनली डिसीजेस से दूर करता है, हेल्थ प्रिवेंशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थेरेपी है। सो इसके द्वारा कोई भी पर्सन हेल्थ को प्रमोट कर सकता है, डिसीजेस को दूर कर सकता है, विच विल मेक यू टेंशन फ्री, माइंड को रिलैक्स कर देता है और लाइफ के बारे में ये नॉलेज प्रदान करता है। तो हमें लाइफ किस तरह से अपनी लाइफ को जीना है, किस तरह से कौन कौन क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्या हेल्थ के लिए अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इस चीज के बारे में आयुर्वेद से हमें गाइडेंस मिल सकता है। सो हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, एक दीर्घ जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे
स्वास्थ्य जो है वो एक बैलेंस की कंडीशन है, जिसमें अच्छा फूड, अच्छे रेजिमेंट, अच्छे इमोशन और अच्छा एनवायरनमेंट, ये सभी का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी हम हेल्थ को अचीव करेंगे। और ये सारी चीज का कॉम्बिनेशन है वो आयुर्वेद है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद इज ए हीलिंग विद फीलिंग। आयुर्वेद इज ए केयर फॉर सोल, माइंड, बॉडी एंड सेंस ऑर्गन। सो ये 4 कंपोनेंट्स, मन, आत्मा, शरीर और इंद्रिय, इन सभी चीजों का जिस शास्त्र में केयर किया जाता है वही आयुर्वेद है। सो हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं है, बट ये जीवन जीने की एक शैली है, एक लाइफ साइंस है। सो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने जीवन में आप आयुर्वेद का मैक्सिमम उपयोग करें, आयुर्वेद के नियमों का मैक्सिमम पालन करें और हैव ए हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ एंड सेफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।